साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मौजूदा दौर में जब इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर चुनाव आयोग के कार्यालय से जुड़ी हुई आ रही है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने के लिए वकीलों का एक पैनल बनाया जाता है। उसी में एक प्रतिनिधि थे अधिवक्ता मोहित डी राम। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतलब अब वो आगे से निर्वाचन आयोग का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए पैनल में आगे से मौजूद नहीं रहेंगे। अपना इस्तीफा देते हुए जो उन्होंने बात कही, वो बात इस बात का संकेत है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। चुनाव आयोग में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जो देश के संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस्तीफा देते हुए अधिवक्ता मोहित डी राम ने कहा, भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात थी, क्योंकि वो 2013 से इस पद से जुड़े हुए थे। मेरे पास अपने कैरियर का यह मील का पत्थर है। यह यात्रा चुनाव आयोग के स्थायी काउंसिल के कार्यालय का हिस्सा होने के साथ शुरू हुई और चुनाव आयोग के पैनल के वकील के तौर पर ये आगे बढ़ी। आगे जो कहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने पाया है कि मेरे मूल्य, नैतिक मूल्य ईसीआई के वर्तमान कामकाज के अनुरूप नहीं हैं। सबसे गौर करने वाली लाइन यही है कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्तमान कामकाज के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने पैनल के वकील की जिम्मेदारियों से खुद को हटा लिया है। आखिर क्या ऐसे कामकाज हैं वर्तमान में जिसका वो अपने आप को अनुरूप नहीं पा रहे थे, और विधि आयोग के डायरेक्टर के समक्ष उन्होंने पत्र लिख करके बता भी दिया कि अब मैं इस पद पर काम नहीं करना चाहता। निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहता है कि आपका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था, जिसकी वजह से आप लगातार चुनावी रैलियों में भीड़ को बढ़ाते रहे, रोक नहीं लगाई समय रहते हुए, इसलिए आप लोगों के ऊपर संभवतः हत्या का मुकदमा भी चलाना चाहिए। इतनी तल्ख टिप्पणी की थी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जिस समय इलेक्शन में भीड़ जुट रही उस समय क्या आप दूसरे ग्रह पर थे। इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया में भद्द पिटना शुरू हुई इलेक्शन कमीशन की, तो अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए पहले वो इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट गए। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इसके बाद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि जो मौखिक टिप्पणियां की हैं हाई कोर्ट मद्रास ने, उन पर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों ने इससे साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि ऐसा मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। साथ ही साथ जो नए नए स्वरूप आ रहे हैं मीडिया के, उन पर भी अंकुश लगाने जैसा होगा। इसलिए हम इस तरह की मौखिक जो बातें कही जाती हैं कोर्ट्स में, उनकी रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते। मुंह की खाया था इलेक्शन कमीशन ने, और उसके अगले ही दिन उन्हीं के पैनल के एक वकील ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनका कामकाज मेरे नैतिक मूल्यों के इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन में अंदर खाने बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, पक रहा है। ये आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में 6 मौके ऐसे आए मेरी नज़र में जहां इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठे। पहला, ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया गया, लेकिन उसी कद के अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, केंद्रीय नेताओं पर तो हिम्मत ही नहीं थी। पश्चिम बंगाल में कुछ नेताओं पर लगाया, लेकिन ममता बनर्जी के बराबर के स्टार प्रचारकों के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के तमाम भड़काऊ भाषणों के बाद भी नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं हो पाई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भी चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगी तब तक जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों को खुद अपने आप से स्थगित करने की घोषणा नहीं कर दी। और कब की? 24 अप्रैल के आसपास जाकर की, जब चुनाव प्रचार में महज 1-2 दिन ही बचे थे।
तब प्रधानमंत्री जी को भी सुध आई कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। पीएम साहब को सुध आई तो इलेक्शन कमीशन को भी उनके पीछे पीछे सुध आई, तब जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। इसी तरीके से चुनावी अभियान में सेना के शौर्य के इस्तेमाल को लेकर के पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठे हैं। उस समय चुनाव आयोग ने ही कहा था कि इस तरीके से सेना के शौर्य का इस्तेमाल गलत है, लेकिन इस बार एक चुनाव को लेकर के एक विज्ञापन दिया चुनाव आयोग ने, उसमें खुद उन्होंने अमर जवान ज्योति का इस्तेमाल करते हुए सेना के नाम पर लोगों से मतदान करने की अपील की। हालांकि किसी पार्टी विशेष के लिए मतदान करने की अपील नहीं की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा माना जा रहा है कि सेना का शौर्य, जिस तरीके से गाय गंगा गोबर गौमूत्र धर्म पर सीधे सीधे कॉपीराइट हो गया है, राम नाम पर कॉपीराइट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरीके से सेना के शौर्य पराक्रम और विजय को बेचने की कोशिश चुनावों में की जाती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के इस कदम पर सवाल उठे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठा कि आखिर सुनील अरोड़ा साहब ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए 8 चरण लंबा चुनाव प्रचार अभियान क्यों किया पश्चिम बंगाल में, जबकि पहले से यह तय था कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। तमाम वैज्ञानिक ये घोषणा कर रहे थे कि देश में दूसरी लहर वो भी खतरनाक तरीके से आ सकती है। ऐसे में चुनाव की घोषणा करना और 8 चरण लंबा चुनाव घोषित करना पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। कूच बिहार में हिंसा होने के बाद 48 घंटे तक किसी भी नेता के वहां घुसने पर रोक लगाई गई। इस रोक को 72 घंटे बढ़ाया गया। उस समय ममता बनर्जी जाना चाह रही थीं, उनको मना कर दिया गया। कहा यह गया कि आप वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए आप वहां नहीं जा सकती, आप खुद एक प्रत्याशी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार थे, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा 2014 में जब पटना में हिंसा हुई थी, उस समय मोदी जी को जाने की अनुमति चुनाव आयोग ने गुजरात से पटना तक क्यों दी थी। तमाम तरह के सवाल हैं। उनके बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तब भी सवाल उठे थे जब खबर ये आई मुख्य चुनाव आयुक्त से सेवानिवृत्ति के बाद खुश होकर के केंद्र सरकार सुनील अरोड़ा को गोवा का राज्यपाल बना सकती है। तमाम लोगों ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ टिप्पणियां करना चालू किया। बाद में सुनील अरोड़ा हालांकि खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। बहरहाल बनाना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, फिलहाल ये खबर रुक गई है। लेकिन सुनील अरोड़ा पर सबसे बड़े सवाल तब उठे थे जब 2019 मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए महाराष्ट्र में कई बार उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम लिया, सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कई वीडियो भी सामने आई जिसमें वो सीधे सीधे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा और दूसरे सुशील चंद्रा, जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि 4 कंप्लेंट आचार संहिता की दर्ज की गई थी मोदी और अमित शाह के खिलाफ, लेकिन दोनों लोगों को सभी मामले में क्लीन चिट दे दी गई सुनील अरोड़ा के द्वारा। उस समय अशोक लवासा ने कहा था कि मैं क्लीन चिट देने के सख्त विरोध में हूं। चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगना कतई गलत है। इसके अलावा कई जगह प्रधानमंत्री ने खुद हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष था तो अशोक लवासा चले कहां गए, जबकि अशोक लवासा को ही अगला मुख्य चुनाव आयुक्त सीनियरिटी की हैसियत से बनना था, क्योंकि सुशील चंद्रा उनके बाद में चुनाव आयुक्त बन करके आए थे चुनाव आयोग में और उनसे जूनियर भी हैं। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे महत्वपूर्ण जगह के चुनाव अशोक लवासा की ही देखरेख में होते। भले ही सुनील अरोड़ा चुनाव की घोषणा कर देते, लेकिन जैसे बीच चुनाव में सुशील चंद्रा ने कमाल संभाली, वैसे ही अशोक लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बन करके कमाल संभाल सकते थे। तो आखिर सरकार को यह पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने उस समय सख्त टिप्पणियां की थी। इसके बाद इनकम टैक्स के छापे उनके पूरे परिवार पर, ईडी के छापे मारे गए। इसके बाद एक दिन सूचना आती है कि वो एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात होकर के चले गए भारत। हालांकि अशोक लवासा ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन देश में सबको ये बात समझ में आती है कि आखिर उन टिप्पणियों के बाद
अचानक से अशोक लवासा भ्रष्टाचारी कैसे हो गए, उनकी पत्नी हो गई, उनका बेटा हो गया, उनकी बहन, सबके यहाँ छापेमारी की गई। बाद में अशोक लवासा अचानक से चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए, जबकि सबको पता था कि वो आगे मुख्य चुनाव आयुक्त बन करके जनरल नॉलेज की बुक में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, अच्छा काम करते हुए जिस तरीके से टीएन शेषन को आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत से आज भी याद करते हैं, उसी तरीके से अशोक लवासा को भी याद कर सकते थे। लेकिन क्या वजह रही होगी, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। कुल मिलाकर के मोहित डी राम के इस्तीफे के बाद एक बात और क्लियर हो जाती है कि जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से झुकी नहीं है, निश्चित तौर पर उनका ज़मीर कभी ना कभी जागता है। ऐसे लोगों से मुझे तकलीफ होती है जो ये सवाल पूछते हैं कि मोहित डी राम 2013 से इस पद पर काम कर रहे थे, उनका ज़मीर अचानक से क्यों जागा? जब जागा तब जागा। तमाम सारे उन नकारे लोगों से तो बहुत बेहतर हैं जो सिर झुका करके गलत काम में अपनी स्वीकृति देते रहते हैं और उसमें तुर्रा ये मारते हैं कि अगर हम पद पे नहीं रहेंगे तो आप लोगों के काम करने के लिए रहेगा कौन? माफ़ करिएगा, ऐसे रीढ़ विहीन लोग पद पर रहते हुए भी न समाज के न किसी अन्य व्यक्ति के किसी काम के रह जाते हैं। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी से लेकर के केंद्रीय बल और खुद राज्यपाल, इन सब की संवैधानिक जो निष्ठाएं हैं उन पर मौजूदा दौर में सवाल उठ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ उठ रहे हैं। इसलिए आप जागरूक और सजग रहिए। देखते रहिए नेशन जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप